हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 11 कार्य ऊर्जा व शक्ति। इसका आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और इस पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि गतिज ऊर्जा होती क्या होती है। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा जो होती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल, उदाहरण देखते हैं। जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल, ठीक है। उसके बाद में नदी में बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ हवाई जहाज। नदी में बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, ठीक है। तो ये हम उदाहरण लिखते हैं किसके, गतिज ऊर्जा के। उड़ता हुआ हवाई जहाज, उसके साथ चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, तेज हवा, चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, तेज हवा। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। तो इनमें कार्य करने की जो क्षमता होती है वो किसके कारण होती है, उसमें व्याप्त उसकी गतिज ऊर्जा के कारण इसमें क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये हमने कुछ उदाहरण देखे। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बातें हैं उसको ध्यान में रखना है। जैसे हम बात करते हैं कि एक गतिमान वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है, तो उसको मापने के लिए हम वस्तु द्वारा किए गए कार्य के परिमाण को ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो हमें दे रखी है, तो हमें बताया गया कि उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। तो उस गतिज ऊर्जा को हम किस प्रकार से मापते हैं, तो गतिज ऊर्जा को मापने के लिए जो कार्य जो है, किया गया कार्य है, उस किए गए कार्य को का जो परिमाण होता है, तो उस परिमाण को माप के हम गतिज ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान कितना है। ठीक है, और ये कार्य जो है उस वस्तु को विरामावस्था में ला देता है। इसी प्रकार एक वस्तु के विरामावस्था से किसी निश्चित वेग v प्राप्त करने के लिए जो किया गया कार्य है उस वस्तु की v वेग पर गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी वस्तु पर हम कार्य करते हैं, उसको गति देते हैं, तो किसी वस्तु के द्वारा वेग प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु के द्वारा v वेग प्राप्त करने के लिए, जैसे v वेग को प्राप्त करते हैं, तो v वेग प्राप्त करने के लिए उस पर जो किया गया कार्य है, ठीक है, वो उस वस्तु के v वेग पर किसके बराबर होता है, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये स्थिति आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब हमारा अगला पॉइंट होगा वो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति। तो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र है वो किस प्रकार से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा अगला पॉइंट होगा। गतिज ऊर्जा के लिए
सूत्र की व्युत्पत्ति। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो सूत्र की हम व्युत्पत्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है। माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु, तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम के रूप में कुछ बनाते हैं। जैसे ये मान लो वस्तु है, ठीक है, और ये सतह है, सरफेस, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या है, m, ठीक। ये m द्रव्यमान की एक वस्तु है और इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v हो जाता है, ठीक है। और जो बीच की दूरी है वो क्या है, विस्थापन s के बराबर, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, तो इसको हम थ्योरी के रूप में कैसे लिख सकते हैं, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु, m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, एक समान वेग u से गतिशील है, ठीक है। ये कोई वस्तु है, वो एक समान वेग, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और ये एक समान वेग किससे गतिशील है, u से गतिशील है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब इस वस्तु पर एक बल F वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, जब इस वस्तु पर एक बल F वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, यानी इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक बल F लगाते हैं जो वस्तु की गति की दिशा में है, तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित होती है, तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित होती है। अब देखो ये वस्तु की गति की दिशा है, इस वस्तु की गति की दिशा में क्या लग रहा है, बल F लग रहा है। अब जब बल F लगता है तो वस्तु s दूरी तक विस्थापित होती है, यानी इसमें विस्थापन कितना होगा, s विस्थापन प्राप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं वस्तु s दूरी तक क्या होती है, विस्थापित होती है। माना वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वस्तु का वेग v हो जाता है, माना वस्तु पर किए गए कार्य के कारण वस्तु का वेग v हो जाता है, तो u से वेग क्या हो गया, v हो गया। जब वस्तु कार्य करती है तो ये a स्थिति पे है, अब वो वस्तु कहाँ पे आ गई, b स्थिति पे, तो उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, जिसके कारण उसमें a त्वरण उत्पन्न होता है, जिसके कारण उस वस्तु में त्वरण a उत्पन्न होता है। क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा, तो जब वेग में परिवर्तन होता है तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं जब वेग में परिवर्तन होगा तो हम क्या लिखेंगे कि त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि अतः गति के तृतीय समीकरण से, अतः गति के तृतीय
समीकरण से। तो गति का तृतीय समीकरण कहता क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2s। इसको आप क्या दे दो, समीकरण ए। अब देखो यहाँ से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as यही तो है। तो यहाँ से जब हम ए का मान निकालेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s। अब हमें पता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर ma। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। तो F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है। अब न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम F बराबर ma, तो समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर। अब देखो F बराबर m, एक ही जगह हम क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2s। ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं Fs बराबर 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। इस s को यहाँ गुणा किया तो Fs हो गया, और ये 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमें पता है, हमने कार्य की परिभाषा से देखा था, कार्य की परिभाषा से इसको आप समीकरण नंबर 3 दे सकते हो। W बराबर क्या होता है, Fs। इसको 4 नंबर दे दो तो हम लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। तो Fs की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं। Fs की जगह हमने क्या लिख दिया, W। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है। अतः वस्तु द्वारा किया गया कार्य, अतः वस्तु द्वारा किया गया कार्य। अब वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं, इसको यदि विस्तृत लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। तो ये कार्य है जो हमें प्राप्त होता है, W बराबर 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। ठीक है। अतः स्पष्ट है कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, परिवर्तन के अंतर के बराबर होता है। जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के अंतर के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है वो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि वस्तु की प्रारंभिक गति हो, अर्थात वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होकर v गति प्राप्त करती है, तो यहाँ हम लिखते हैं यदि वस्तु की प्रारंभिक गति 0 हो,
यदि वस्तु की प्रारंभिक गति शून्य हो या वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होकर विवेग प्राप्त करती है। विरामावस्था से प्रारंभ होकर विवेग प्राप्त करती है तो हम लिख सकते हैं u बराबर 0। प्रारंभिक गति शून्य होने के कारण तो u का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रारंभिक गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो किया गया कार्य क्या होगा, अतः किया गया कार्य W बराबर 1/2 mv² होगा। तो जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, W बराबर 1/2 mv² होगा। तो हम लिख सकते हैं m द्रव्यमान और वेग v से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा, अतः m द्रव्यमान तथा v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv² होगी। तो कितनी हो जाएगी, E के बराबर 1/2 mv² होती है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है और वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तथा यह है वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करेगी, वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग पर ये क्या करेगी, निर्भर करती है। और गतिज ऊर्जा वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है तथा गतिज ऊर्जा वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। गतिज ऊर्जा E के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो इस प्रकार जो है वो आज के इस वीडियो में हमने गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है वो हमने करना सीखा। और अब हमारा अगला वीडियो होगा, तो उस वीडियो के अंतर्गत हम इस सूत्र के आधार पे जो न्यूमेरिकल्स परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं।